आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं मुबशिर ज़ैदी। आज जुमा है, कॉलिंग डे है। आप गुफ्तगू करेंगे, हम सुनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे, बोलेंगे हम कम। लेकिन शाम का एक ख़बर आई, वो आपसे शेयर करते चलें। ज़िला ननकाना का इलाक़ा है मुढ़ बलोचा, वहाँ आज दोपहर को एक हमले में अहमदी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक 31 साला डॉक्टर ताहिर महमूद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, जबकि ज़ख्मियों में उनके वालिद तारिक अहमद और 2 चचा भी शामिल हैं। तारिक अहमद की हालत नाजुक बयान की जा रही है। कातिल की उम्र 15 से 16 साल के दरमियान बताई जा रही है, जिसे अहले मोहल्ला ने हथियार समेत पुलिस के हवाले कर दिया। मकामी SHO के मुताबिक मुलज़िम ने अक़ीदे की बुनियाद पर कत्ल का एतराफ़ किया है। अब ये तफ्तीश जारी है कि आया ये मुलज़िम का इनफरादी फ़ेल है या उसने किसी के उकसाने पे इस वारदात का इर्तिकाब किया है। जमात अहमदिया के तर्जुमान का कहना है कि इस साल अब तक मज़हबी अक़ीदे की बुनियाद पे 5 अहमदियों को कत्ल किया जा चुका है, उनमें से 3 हलाकतें पेशावर में हुई है। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि ये जो ननकाना साहब का इलाक़ा है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारे वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज़ शाह की। तो उनको और अभी तक मैंने किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं देखा हुकूमत की जानिब से लिया गया हो, कोई ऐसी कंडेमनेशन आई हो, ना ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर की जानिब से। मसला ये है कि ये वाक़यात जो हैं जिस तवातुर से हो रहे हैं जुलाई से, तो बहुत तशवीश की बात है। और मेरे ख़्याल में हुकूमत को कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये अगर सिलसिला नहीं रुका तो हम कहने को तो कह देते हैं कि आज अहमदी हैं तो कल को वो हमारे घर भी पहुंचेंगे। किसी न किसी अक़ीदे की बुनियाद पे जो आग भड़काई जाती है, उसका निशाना कोई भी बन सकता है। बहरहाल कॉल्स शुरू करते हैं। राहिल अशर साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुबशिर ज़ैदी साहब। जी भाई। अच्छा, मैं ये बात करूंगा अभी ये 2 दिन जो इस्लामाबाद में धरना हुआ था, इसके हवाले से बात करूंगा कि जी देखिए, ये पाकिस्तान का अलमिया है कि लोग रोड पे आके पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी हुकूमत को मजबूर करते हैं और वो बैठ के रोड पे डिसाइड करते हैं। अगर 2017 में जो हजरात जो इदारे इनको लेकर आए थे इस्लामाबाद, उन लोगों का ये नाक का बाल बन गए। मेरा सवाल आपसे, ये काजी फाइज ईसा साहब ने जो अपने जजमेंट में जिन लोगों के ऊपर पिन करके फिंगर आउट किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या वो पाकिस्तान के आईन और कानून से बालातर हैं या वो बहुत मजबूत हैं लोग हैं कि उनको आप कुछ नहीं कह सकते कि जी वो जो मर्जी कर लीजिए, जिनको ले आए, जिनको नीचे ले जाएं, जिनको ऊपर ले जाएं, वो कानून के ताबे नहीं है। ये मेरा सवाल है जी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका तज्जिया है और मेरे तो ख्याल में इसमें सवाल तो ऐसा नहीं है। जहाँ तक काजी फाइज ईसा के फ़ैसले की बात है, तो उन्होंने एक फ़ैसला जो है कोयटा में जो लॉयर्स की हलाकत हुई थी, जो शहीद हुए थे 70 से ज़ायद वहाँ वकला, उनके बारे में फ़ैसला दिया था। और पिछली हुकूमत आपको पता है चौधरी निसार साहब भी ख़ासे चिराग पा हुए थे। हमारे मसला यही है कि ये जिस तरह से धरनों की सेटलमेंट होती है और जिन कागज़ के फिर बाद में जिन पे सिग्नेचर आते हैं, शुक्र है इस दफ़ा मुझे नहीं पता कि पैसे हज़ार बांटे गए या ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुए या जो भी हुआ, लेकिन हुकूमत अगर एक ग्रोह के कहने के ऊपर ये वादा कर रही है, बेशक आप कह सकते हैं कि वो टाल रही है कि 2 से 3 माह में पार्लियामेंट जो है वो फ़ैसला करेगी कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाल दिया जाए, तो ये गलत बात है। अगर हम इन ग्रोहों के कहने के ऊपर हुकूमत और हमारी रियासत दबाव में आना शुरू हो जाए, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, कल को कोई भी धरना दे देगा और कोई भी कुछ भी कर लेगा और हुकूमत फिर यही एक कागज़ लेके जाएगी और उनके ऊपर साइन होंगे हुकूमत के भी और उस ग्रोह के जो होगा। बहरहाल सऊद रफ़ाकत साहब हैं जनाब नगर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है बशीर साहब? अल्लाह का शुक्र जी सर। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम का शुरू ही जमात अहमदिया के हवाले से किया है, लेकिन बहरहाल ये तकलीफदेह वाक़यात हैं जो आए रोज़ अब सामने आ रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान जो इस्लाम पे लिया तो नहीं था गया कि आगे से ये होगा हमारे साथ, यहाँ पे इन वाक़यात की तादाद बढ़ रही है। अभी वसतुल्लाह खान साहब ने जिक्र किया कि जुलाई से तकरीबन इसमें शिद्दत इख्तियार की गई है। और बदकिस्मती ये है कि हुकूमत के किसी भी एक
किसी एक सिंगल प्लेटफॉर्म से या मीडिया के एक भी प्लेटफॉर्म से कभी भी हमारे हक में आवाज़ नहीं उठाते। हम ऐसा खुदा न खासा चाहते भी नहीं। भारत फिर भी ये चाहते हैं कि जो बुनियादी इंसानी हुकूक है वो तो दिए जाएं, जिंदा रहने का तो इख्तियार दिया जाए। अब आज के तकलीफ दे वाक़े के अंदर एक अहमदी डॉक्टर शहीद अपना जाबाग हो गए, उनके वालिद क्रिटिक कंडीशन में है। पेशावर ले लिया जाए तो पेशावर में एक जोलॉजी के प्रोफेसर को कत्ल कर दिया गया। महबूब साहब 82 साला इंतहाई बुजुर्ग आदमी को कत्ल कर दिया गया। उससे कुछ देर पीछे चले जाएं तो कब्रों की बेहुरमती करनी शुरू कर दी। और इसके ऊपर तकलीफ दे जो सूरत हाल है वो ये कि वज़ीर आज़म और फवाद चौधरी साहब, शीरी मज़ारी जो ह्यूमन राइट्स की लीडर है, छोटी छोटी हर बात के ऊपर सुमोटो एक्शन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अक्टूबर के वक्त में डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब की पोस्टर के ऊपर बेहुरमती की थी। बिल्कुल। और वो मुस्लिम दुनिया का एक मायानाज नाम है, पाकिस्तान का नोबेल प्राइज नाम याफ्ता है। उनके मतलब भी इन्हें कुछ कहना चाहिए था फवाद चौधरी साहब को, लेकिन एक लफ्ज, एक नुक्ता भी नहीं इनकी तरफ से आया। थोड़ा आगे चले, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि मजहब को छोड़ें, अकीदे को छोड़ें, बुनियादी इंसानी हुकूक पे तो बात करें, जिंदा रहने का तो इख्तियार दिया जाए। हम यहाँ पे टैक्स पेयर हैं, आपकी इस पाकिस्तान स्टेट के हम टैक्स पेयर हैं। पता किया जा सकता है कि एज ए कम्युनिटी भी, एज ए पर्सन भी, हम सब के सब जो है वो टैक्स पे कर रहे हैं। तो जो बुनियादी हमारे हुकूक के कमल तो वो तो दिए जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा ही प्रोग्राम पे बात करते हैं, लेकिन मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा कि कभी आप अपने ही जो आपके हम नवा हैं और आप लोगों के साथ काम करते हैं मीडिया में, जर्नलिस्ट वगैरह, उनसे भी दरख्वास्त करें, कभी वो भी इतनी अखलाकी जरूरत करें। ठीक है सऊद भाई, आपने बिल्कुल अपना तबसरा दिया और बिल्कुल सही दिया। ये बात तो है सर, इंसानियत का कौन सोचता है, कोई भी जो है। शहाद सिद्दीकी साहब हैं कराची से। जी शहाद भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरी दरख्वास्त ये है कि हमारे उलमा के साथ अभी इतना बड़ा वाक़या, देखिए इंसानियत और इंसानी हमेशा उलमा हो या लीडर हो, ये अपने हाथ से खुद पेशेंस छोड़ रहे हैं, माने खुद अपना जज्बात को काबू नहीं रखते। अब मुझ जैसा ले मैन आदमी, मैं तो ये समझूंगा ना कि जो हमें कह दिया कि भाई ये गलत है, इसको जाओ उड़ा दो, इसको चाहो जो करो, इस तरह से नहीं होगा। इन सबको एक दफ़ा बैठ के सब सोचें कि आपके लफ्जों से नीचली सतह पे चला। इसी तरह आप देखिए पॉलिटिशियन है, वो अपनी गुफ्तगू में इस मियार को ले गए कि एक दूसरे को हम लोग किस एक गंदी निगाहों से देखने लग गए। तो एक तरह नहीं होता। इसी वजह से आप देखिए आज कोरोना का क्या हाल कर दिया। कोरोना को लेके पूरी दुनिया में मुझे कहीं बता दिए स्मार्ट लॉकडाउन और फला गले माइक्रो लॉकडाउन, कहीं एक साबित कीजिए। होता है लॉकडाउन तो मुकम्मल करो ना भाई, आपको बचाना है अगर ये, क्योंकि अब वो शहाद भाई यहाँ देखिए पूरी दुनिया में अब जो सेकेंड वेव के लिए है वो स्मार्ट लॉकडाउन ही हो रहे हैं। अब कहीं भी आप देख लें उस तरीके से लॉकडाउन नहीं हो रहा जिस तरह पहली वेव में हुआ था। तो मेरे ख्याल में सब ने कुछ ना कुछ सीखा है जो पहली वेव में हुआ, जहाँ कोताहियाँ भी हुई, जहाँ क्योंकि वो पहली दफ़ा थी लिहाजा लोगों ने उस वक्त ज़्यादा रिएक्ट किया। और अब जब उससे सबक लेते हुए अब जो स्मार्ट लॉकडाउन करें, मेरे ख्याल में ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर आप सब कुछ दोबारा से बंद कर देंगे तो जाहिर है उसका इफ़ेक्ट जो है वो पड़ेगा और उन्हीं गरीब और कुचले हुए तबकों पर पड़ेगा जिनको हम प्रोटेक्ट करने का दावा करते हैं। सैयदा कुर्रतुल ऐन साहिबा हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा एक सवाल है जी। आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी इस्लामाबाद। अच्छा। जी फरमाइए। केसेस होते हैं हरासमेंट एंड वर्क प्लेस या यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, इवन स्कूल्स में, लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ। तो एक लॉ या एक ये चीज़ पास की जाती है कि हरासमेंट कमेटीज़ बनाई जाएंगी वर्क प्लेसेस पे या आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, ख़ास करके यूनिवर्सिटीज़ में। तो आप बना तो दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद मतलब कहा जाता है कि बनाएं, लेकिन जब केसेस निकलते हैं इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ से, लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ से, तो हरासमेंट कमेटीज़ में मकसद ये होता है कि कोई ना कोई खातून हो उसमें या ज़्यादातर खवातीन, चाहे वो वर्क प्लेस हो या स्कूल्स हो या यूनिवर्सिटीज़ हो। तो मेरे ख्याल से मेरा ये सवाल है कि इस तरह का कोई लॉ इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं नज़र आ रही।
ना यूनिवर्सिटीज में ना वर्क प्लेस पे। कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि एक निजी बैंक में किस तरह एक रैप किया गया खातून को, वो वाकया देखा। तो जब आपके अपने ही इदारे के लोग उसमें आपकी कमेटी में शामिल होंगे और उस मामले को सबसाइड करने की कोशिश करेंगे, तो हरासमेंट जो कि बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो रही है सोसाइटी में या दफातर में, तो आपका नहीं ख्याल कि ऐसे इदारे से लोगों की एक कमेटी बनाई जाए, चाहे वो एक प्राइवेट इदारा हो, कोई NGO हो, जो कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ में और ऑर्गेनाइजेशंस में या वर्क प्लेसेस को देखे और इन सारे केसेस को देखे। ऑब्वियसली ओम्बड्समैन और ये वाली चीजें हैं, लेकिन उस तरह से डील नहीं किया जा रहा जिस तरह से करना चाहिए। तो मेरा यही सवाल है कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट जी। देखिए, आपने बड़ा अच्छा एक तो मसला भी उठाया, क्योंकि हाल ही में हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी कि पेशावर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है, वहाँ पर बच्चियाँ बाहर निकली और उन्होंने आवाज़ उठाई कि हरासमेंट हो रही है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जहाँ तक हरासमेंट कमेटीज़ की बात है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने बनाई, कहीं जो है बेहतर हुआ, लेकिन मेरे ख़्याल में यूनिवर्सिटीज़ की जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं या कॉलेजेस की या फॉर दैट मैटर स्कूल्स की, वो इस बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं कि इस मामले को किस तरीके से दबाया जाए, छुपाया जाए, ताकि किसी को पता ना लगे। और जहाँ तक जो कमेटी है, कमेटी का काम सिर्फ ये होता है कि किसी भी तरीके से बात बाहर ना निकले और ये मामला कहीं ना कहीं विक्टिम और हरासर के दरमियान सेटल हो जाए। एक और इजाफा करना ज़रूरी है इस कानून में कि ठीक है, हैरासमेंट का केस हुआ, अगर किसी इदारे ने डेलिबरेटली कानून की राह में रुकावट बनने की कोशिश की, यानी दबाने की कोशिश की अंडर द कारपेट, तो फिर उसको भी कटहरे में लाया जाए। बिल्कुल। अब इसमें बेसिक लिंक जो है वो ये होता है कि अगर खुदा न करे बहुत ज़्यादा संगीन मसला है, तो उसमें पुलिस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि पुलिस को इन्फॉर्म करेगी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो ऑलरेडी मामले को दबा जाती है। जब आप पुलिस के पास वो जाते हैं, वो कहते हैं इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जो दबाने वाला है उसको भी मुलजिमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया जाए। हाँ, तो शायद कुछ इस कार पे कुछ कंट्रोल हो सके। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया या कॉलेज इंतज़ामिया इसको एक मसला समझें। वो मेरे ख्याल में ज़्यादातर आपने भी देखा है कमेटी जो होती है, उसके बाद वो मसला समझना शुरू कर देंगे जब उन्हें खौफ होगा ना कि हम भी कटहरे में जा सकते। सही बात। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। डॉक्टर इकबाल हैं कराची से हमारे साथ। जी इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुबशिर भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर फरमाइए। वसुतुल्लाह खान साहब की खिदमत में आदाब। आदाब। आपके कानों पर पेन और पेंसिल मौजूद है प्रोमो में, और जरार साहब के कान पर नहीं है, इसकी वजह मुझे बताइए। बस यही पूछ रहा था। ये जो कैरिकेचर जिसने बनाया है उससे सवाल करके बताएंगे कि मेरे कान पे कलम क्यों है और जरार साहब। अच्छा, आपका कैसे कार्ड? मेरा भी ये कान पे कलम है ना? कलम है, हाँ। अच्छा। और हाथ में मोबाइल भी है। नहीं तो कान में जो कलम है वो तो कातिब भी हो सकता है, उसका पढ़ा लिखा इतना। वो तो कंडक्टर के भी होता था, याद है आपको? हाँ, जो बस मुंशी भी चलिए, मजेदार सवाल था कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वसीम अंसारी। जी वसीम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर, एक खबर मेरी नज़र से गुजरी थी कि कराची में जगह जगह जहाँ कूड़ा फेंका जाता है उनके खिलाफ FIR काटी जाएगी। अब मालूम मुझे ये करना है कि हु विल मॉनिटर दिस, कि जो कूड़ा फेंकने वाले हैं वो रात को 2 बजे आके फेंकते हैं, तो ये कौन देखेगा कि भाई ये पहले तो FIR कटे ना, उसके बाद हम ये देखें। ये वो लॉलीपॉप्स हैं जो कि शहरियों को डराने के लिए दिए जाते हैं, और राइटली सो दिए जाते हैं। मैं इस पे कम से कम कूड़े के ऊपर जो है ना, जो लोग जिस तरह से फेंकते हैं कूड़ा, या अपार्टमेंट से ऊपर थैलों में जिसमें पैम्पर्स भी होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, वो वहीं नीचे फेंकते हैं, सोचते हैं कि हमारे घर से वो गंद साफ़ हो गया। तो भाई वो जो जगह है वो पूरी गंद साफ नहीं हुआ, गंद फैला रहे हैं। तो बिल्कुल FIR होनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि इसके लिए कानून कोई नहीं है। ये एक डराने का एक तरीका होता है, क्योंकि कानून नहीं है। कानून हो जाए तो अच्छा है। हाँ, हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। चौधरी अमजद साहब हैं कराची से। जी अमजद भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम। मुबशिर ज़ैदी साहब। जी सर। अस्सलाम वालेकुम साहब, चौधरी अमजद बात कर रहा हूँ। जी सर, जी फरमाइए सर।
सर काइंडली रिक्वेस्ट ये करनी चाहिए हमारी अपनी गवर्नमेंट से कि ये चीनी और आटा ये जितनी भी चीजें शॉर्टेज हो रही हैं, ये सारे जो 1000-2000 ट्रक डेली अफगानिस्तान जाता है, इसको भी कोई पूछने वाला है कि नहीं, ये किस तरह जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो पाकिस्तान में एक स्पेशल गवर्नमेंट को खुद महकमा फूड डिपार्ट को या महकमा खुराक को एक अपनी मंडी बनानी चाहिए जहाँ से अफगानिस्तान की जितनी तजारत हो थ्रू गवर्नमेंट हो, ना कि अदर पार्टी या अदर डीलर या कमीशन माफिया के थ्रू हो। तो जितना भी माल ये शॉर्टेज हो रही है, आटे, चीनी, गंदम, घी, दालें, चावल, सारा तो अफगानिस्तान जाता है। डेली 1 घंटे में 500 ट्रक गुजरता है वहां से। तो इनको कोई इनकी मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है किसी तरह का। गवर्नमेंट क्या वजारत तिजारत इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर रही? एक मंडी बनाई जाए जहाँ से गवर्नमेंट खुद उनको जो चीजें उनकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से उस मंडी से डॉलर के रेट से दी जाए। क्योंकि पाकिस्तानी रुपए में सब्सिडी तो हमारे लिए मिलती है, पाकिस्तानी कौम के लिए टैक्स हम देते हैं। सही बात। इतने टैक्सेस देते हैं कि पेट्रोल पे 50 रुपए हर गरीब आदमी मोटरसाइकिल वाले से लेके हर बंदा दे रहा है। 2 रुपए का टैक्स डेली पेट्रोल की मद में इकट्ठा हो रहा है पाकिस्तान में। तो जब सब्सिडी गवर्नमेंट बाहर से कुछ चीजें मंगवाती, सब्सिडी अपनी कौम के लिए देती, दूसरे मुल्कों के लिए तो नहीं दी जाती सब्सिडी। है देखें आपकी तजावीज़ सर आंखों पे, और ये चीज़ें जाहिर है कि अगर हुकूमत सिंसियर हो तो कोई बात नहीं। जब आप बॉर्डर पे एक निगरानी का निज़ाम बनाया हुआ है दहशत गर्दों को रोकने के लिए, तो ज़ाहिर है ट्रक भी रोक सकते हैं, गैर कानूनी तिजारत भी रोक सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये जो अरबों डॉलर का रैकेट है पाक अफगान ट्रेड के नाम पे, कई लोगों के पेट पे लात लगेगी। और वो बहुत ही बाअसर किस्म के लोग हैं जो हमारे हर शोबे में दखील हैं। तो अगर उनके पेट पे लात मारना और उन्हें डिस्करेज करना इतना ही आसान होता तो अब तक हो चुका होता। अफगान ट्रांजिट ट्रेड कहने को तो बहुत अच्छी है सूरत हाल, लेकिन इसकी आड़ में जो कुछ होता है हर हुकूमत कहती भी है, रोती है, पीटती है और उसके बाद भी कंट्रोल नहीं कर पाती। तो इसका मतलब है कि कुछ और लोग हैं जो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, और ये मॉनिटरिंग सिस्टम की जगह फ़िलहाल मॉनिटरी सिस्टम चल रहा है। सही है। तो जिसमें हर कोई बॉर्डर से ले करके चाहे पीछे आ जाए, हम क्योंकि यहाँ बिल्कुल बंदरगाह के साथ बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर जो है जो ट्रक आता है वो कम से कम 5 जगह तो पैसे देता है, पुलिस वालों को भी देता है, फिर गेट खोलने वाले को भी देता है। 5 जगह का कह रहे हैं बस। हमारे साथ इम्तियाज़ हुसैन साहब हैं कराची से। जी इम्तियाज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों भाइयों को सर एक छोटी सी बात ये है, एक छोटी सी बात कीजिएगा। हाँ उस्ताद साहब, अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे, माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं आप, सेहत अच्छी लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सर ये कराची ईस्ट का इलाका है, मलिर मॉडल कॉलोनी का एरिया है जो मलिर हाल्ट और माटा पान को लिंक करता है। वहाँ कभी आप अपनी टीम को जरूर भेजें। जो मॉडल कॉलोनी रेलवे स्टेशन को खंडरात से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया, कच्चा कुंडी बना दिया, तो उसके मामलात को जरा सा हाईलाइट कीजिए। और दूसरा सर एक बात है कि ठीक है ये हम भेज देंगे अपनी टीम को और वो देखेंगे बिल्कुल जैसे आपने वो कहा। मोहम्मद यूसुफ रिंद हैं ठट्टा से। अस्सलाम वालेकुम जी यूसुफ भाई। जी भाई अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह ये शिद्दत पसंदी का लफ्ज जो है हमेशा मजहब के साथ ही लगाया जाता है, और ये दूसरी किसी सूरत जैसे कौम परस्ती वगैरह से लेकर और किसी के साथ क्यों नहीं लगाया जाता? जैसे मिसाल के तौर पे अभी आज जैसे इनकी डेथ होती है मौलाना खादिम रज़वी की, तो ट्विटर और फेसबुक आप देख सकते हैं भरा हुआ है कि उनको जो गालियां गलौज जो दिया जा रहा है वो तो लिबरलिज्म के खाते में आता है ना। तो लाजमी सी बात है कि उसके अगेंस्ट है ना, वो मौलवीज़म या मुल्लाइज़म के अगेंस्ट है। तो ये जो ये जबान इस्तेमाल की जा रही है, ये किस शिद्दत पसंदी के ज़मरे में आएगी जो ये लिबरलिज्म कर? देखिए यही हमारा मसला है यूसुफ भाई कि हम एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे जाते हैं। इत्तेदाल पसंदी जिसके ऊपर इस्लाम भी बहुत ज़ोर देता है, वो हम इस कान से सुन के उधर से निकाल देते हैं। एक्सट्रीम व्यूज़ हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारे इतने बट गए हैं हम कि हर एक के एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ हो गए हैं, चाहे वो मजहबी हों चाहे कौम परस्ती के हों। जी नौशीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। मुबश्शिर साहब और बशीर जलवा खान साहब, मेरी आपसे एक गुजारिश थी, आपसे मैंने पूछना चाह रही थी जी कि जो ये स्कूल का आ रहा है बार बार बच्चों के कोरोना के हिसाब से कि छोटे बच्चे स्कूल बंद हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अब अक्सर स्कूलों में मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, मिसें कहती हैं जब चेकिंग के लिए आते हैं मास्क लगा कर रखें, जैसे ही वो लोग चले जाते हैं तो मास्क नीचे करवा देती हैं बच्चों को, नहीं जैसे। और अक्सर केसेस निकल रहे हैं लाहौर में बहुत ज्यादा। जी तो अब तो कर रहे हैं छुट्टी।
छुट्टी का जी मंडे को डिसाइड होगा। जो तजावीज़ यही हैं कि 24 नवंबर से प्राइमरी स्कूल बंद किए जाएंगे, उसके बाद मिडिल स्कूल 2 दिसंबर से और फिर 15 दिसंबर से जो है 31 जनवरी तक ये मामला फ़िलहाल है। 31 जनवरी मुझे नहीं लगता कि उसके बाद 31 जनवरी को खुल पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो है कि रहे हैं। जहाँ तक SOPs की बात है, उस पर हम बारहा कह चुके हैं कि SOPs पे फॉलो नहीं कर रहे लोग। ये समझ रहे हैं कि अगर हम पहली जो है लहर से वो निकल गए तो दूसरी लहर से भी निकल जाएंगे, मगर वो उससे लेकिन हो सकता है कि दूसरी लहर में लोग निकल लें। हाँ, निकल लें। और दूसरा वो ये भूल रहे हैं कि पहली लहर में बहरहाल एक खौफ था और उन्होंने कहीं ना कहीं उन SOPs को फॉलो किया था। आदी हो चुके हैं, अब आदी हो चुके हैं। अब कहते हैं कि जान दो, कोरोना हमारे साथ रहेगा। हाँ बिल्कुल, एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। हमारी अगली कॉलर हैं निगहत खालिद कराची से। जी मोहतरमा। जी निगहत साहिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ आ रही, काइंडली अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। आप लोग अगर आप टीवी बंद कर दें तो फिर बात करने में सहूलत हो जाएगी। जी मैंने टीवी बंद कर दिया, म्यूट कर दिया। अब फरमाइए। मैं आपसे ये बात प्राइवेट स्कूल के बारे में बात करना चाहती हूँ कि ये अभी पहले भी जब ये लॉकडाउन हुआ था तो काफी फीसेस वगैरह का वो चक्कर चल गया था बहुत ज्यादा। तो अब आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? फिर यही हो रहा है फीसेस। और मेरी पोती पढ़ती है स्कूल में फाउंडेशन पब्लिक में। उन्होंने, आप यकीन करें, जब स्कूल खुले हैं तो डबल करके फीसें ले ली उसकी ना। तो ये मैं इस बारे में बस आपसे बात करना चाहती हूँ, इस बारे में आप कोई प्रोग्राम करें। जी हमने उस वक्त किए थे प्रोग्राम जब पहली वेव आई थी, और अभी भी अगर जो होगा तो जाहिर है पिछली दफ़ा हमने देखा कि काफ़ी स्कूल्स ने और यूनिवर्सिटीज़ ने कम भी की थी फ़ीस, मगर कुछ स्कूल्स थे जिन्होंने वायलेट किया, उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी हुआ था। तो आई एम होपिंग कि अगर दोबारा ऐसा बात होती है तो यकीनी तौर पर हुकूमतें जो है वो एक्शन लेंगी। बहुत गलत बात है कि आप एक मुसीबत के वक्त जो है एक्सप्लॉइट करें और जो फीसें अगर बढ़ाते हैं तो आपको पता है कि लोग ऑलरेडी, इसके लिए पेरेंट्स को भी प्रोएक्टिव रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। बिल्कुल, सिर्फ शिकायत करने से और गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर उमर है मुल्तान से। जी उमर साहब। जी मुबशर साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अभी एक कॉलर थे, उन्होंने फरमाया कि मजहबी शिद्दत पसंदी और जो लिबरल का नामाकूल रवैया होता है जी, वो दोनों एक तरह के हैं। और मुबशर साहब आपने उससे एग्री भी किया कि दोनों एक ही तरह के नामाकूल रवैये हैं। मैं एक इस पे मेरी एक छोटी सी सबमिशन है जी सर, कि जो मजहबी शिद्दत पसंदी होती है वो दूसरी सांस में मेरे आपके और ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज के हक के जिंदगी को, राइट टू लाइफ को थ्रेटन करती है और क्वेश्चन करती है कि उनका ये राइट नहीं है। जबकि लिबरल जो है वो जितना भी नामाकूल होगा और जितना भी कम फहम होगा वो हर इंसान के हक जिंदगी को, राइट टू लाइफ को आखिर वक्त तक रिस्पेक्ट करेगा, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, उसकी रिस्पेक्ट करना वो अपने लिए मुकद्दम समझेगा। बिल्कुल। तो इन दोनों रवैयों को एक पैमाने पे नहीं देखा जा सकता। और मेरी सबमिशन ये है, क्योंकि आपने उससे एग्री किया था, मेरी सबमिशन ये है कि ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट रवैये हैं। और मौलाना खादिम रज़ी साहब, जो अल्लाह उनका और उनके और अल्लाह के दरमियान मामला है, जो भी हो, जो लिबरल वो बातें कर रहे हैं ऑनलाइन वो गलत है, नामाकूल है, लेकिन वो बिल्कुल भी मजहबी शिद्दत पसंदी से इक्वेट नहीं किए जा सकते। ठीक है उमर भाई, आपका व्यू क्लियर है। ख़ास तौर पे ये बात के राइट टू लाइफ का मैं आई एक्सेप्ट व्हाट यू आर सेइंग, बिल्कुल आप सही बात करें। मेरा सिर्फ कहना ये था कि एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ के बारे में, राइट टू लाइफ थ्रेटन के बारे में आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। एक वक्फा लेना है गालिबन,
और वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ अनीस कादरी साहब हैं कराची से। जी अनीस भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह दोनों मेरे भाई बड़े हशाश बशाश नजर आ रहे हैं सर। अच्छा मुझे जी रज़ी साहब, एक आजकल जो टीवी पर एक हर थोड़ी देर बाद एक न्यूज़ चलती है कोरोना की, तो मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कि अगर ये बात हकीकत है और इसमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब से दर्दमंदाना अपील है कि 1 नवंबर से लेकर आज तक जिन जिन लोगों ने जलसे किए हैं, चाहे वो हुकूमत के आला तरीन रोदेदार हों या अपोजिशन के जितने बड़े भी लीडर हों, उन सब की गिरफ्तारी का हुक्म दें, उनको अदालत में पेश करें और इस लापरवाही की उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मकसद इस इन खबरों में ये खबरें दुरुस्त हैं कि हाँ कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि इससे आम आदमी बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है। आपने अभी देखा है, खातून भी बेचारी अपने बच्चों के लिए परेशान थी जो आपको कॉल कर रही थी। मैं प्रोग्राम देखता रहता हूँ आपका हमेशा, और ये ना हो ना कि जनाब वो मैंने अपने नशे के तो शराब पी ली और उसके बाद फ़ौरन कह दिया कि शराब हराम है। तो लिहाजा मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से दर्दमंदाना अपील है। ठीक है, बिल्कुल आपकी उम्मीद है चीफ जस्टिस साहब तक कोई बात पहुंचाने वाला ये प्रोग्राम देख रहा होगा। आगे क्या फैसला होता है, आपकी तजवीज़ को किस हद तक वो लेते हैं, बहरहाल ये चीफ जस्टिस साहब जाने। अब हैं कामरान अली हैं नवाबशाह से। जी कामरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बस मेरी मीडिया से एक गुजारिश है कि ये जो करप्ट और मोरूसी सियासतदान हैं, इनकी कवरेज एक तो बंद की जाए फिलफौर। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये जी हेलो जी कर दी, मैं कवरेज ही बंद करवा रहा था, आप फरमाइए आगे। जी सर, एक तो कवरेज बंद की जाए और दूसरा ये है कि जो रियल डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जो पार्टीज हैं जिनके अंदर जमहूरियत है, उनको कवरेज दी जाए। मसलन खास तौर पे जमात इस्लामी जो है उसको मीडिया बिल्कुल कवर नहीं करता है, बहुत ही कम कवरेज दी जाती है, और तो इस हवाले से भी मीडिया को सोचना चाहिए। वैसे जितनी सरगर्मियां होती हैं जमात की वो कवर तो होती हैं, जैसे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो उनका मुहिम है, कराची के बारे में जो उनका एक तहरीक चल रही है, कि उसके इख्तियारात वगैरह के मामले में उसकी कवरेज और हिस्सा बक़द्रे जुस्सा, और वैसे भी वो धीमे धीमे चल रहे हैं। ना वो पीडीएम के साथ हैं ना पीटीआई के साथ हैं, तो मीडिया के हिसाब से फिर रेटिंग का मसला भी आ जाता है। ऐसा ही होता है। कोई बड़ा काम करेंगे तो फिर। जान मोहम्मद हैं कराची से। जी जान मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। सर, एक आपने नाम सुना होगा सरजानी टाउन सेक्टर 4B, बारिशों से 2 साल से ये सबके लिए मरकज़ निगाह था। ठीक है जी। अच्छा, बारिशें चली गई, इलाका आज तक जो है ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई जंग हुई थी बहुत बड़ी, गलियां सड़कें सब और यहाँ की जो 4K की चौरंगी है जी। आज भी वहाँ पे 2 एक्सीडेंट हुए हैं जो कि आए रोज होते रहते हैं। अब ना कोई मीडिया इसको पूछता है ना गवर्नमेंट इसको देखती है। ठीक है, हम न्यूज़ डेस्क जो है उसको कहते हैं कि भेजें रिपोर्टर को, अगर वाकई इतना संगीन मसला है, बाकी कराची से मुख्तलिफ है, तो उसकी कवरेज डेफिनेटली होनी चाहिए। अफसोस इरफान शेख साहब थे कराची से, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया है। माजरत मुमकिन है कि अगले हफ्ते आपसे बात हो जाए। फ़िलहाल हमें प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि फ़ौरन इजाज़त ले लें, शायद उन्हें बहुत सारे इश्तिहारात भी चलाने। खुदा हाफिज़।